हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी यूनिट 4 बायोलॉजी, जिसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आई एम लवकुश वर्मा। एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता है कि बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, जिसमें से हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग 4th यूनिट जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी है, उसमें से 19 क्वेश्चन में से जो है 19 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उन 19 क्वेश्चन में से हम लगभग ऐसे क्वेश्चन जो आपके 19 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं कि वो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो और लगभग जो 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उनसे रिलेट करें, मतलब उनसे लगभग वही चीज आ जाए, ताकि आपका बेस क्लियर रहे और आप अच्छे से कर सको। तो हम लोग एनसीईआरटी के यूनिट 4 से जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। कौन सी फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही का चयन करें। कह रहा दिए गए कथनों को पढ़ें और सही का चयन करें। तो कह रहा पहला ऑप्शन है अ मेम्ब्रेन व्हिच परमिट्स द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सोल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल मतलब कह रहा है कि प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट। बस इतने पे ही आप समझ जाओ कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करवाती है? सॉल्वेंट को। वो जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है उससे सिर्फ क्या मूव करेंगे? सॉल्वेंट ही मूव करेंगे। जनरली अगर हम ऑस्मोसिस की डिफिनीशन देखें तो होता है ऑस्मोसिस या सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। Osmosis is simple diffusion of water molecule through semi-permeable membrane from their higher moves through osmosis is a simple diffusion of water molecule या solvent moves through semi-permeable membrane moves through its their higher concentration to their lower concentration। ऑस्मोसिस एक सिंपल डिफ्यूजन है जिसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगी होती है और जो सॉल्वेंट मूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो कह रहा है प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ठीक पास थ्रू इट एंड नॉट द सोल्यूट पार्टिकल नहीं मूव करते हैं, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं ऑस्मोसिस में। उसको क्या बोलेंगे? वो क्या होगी? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड कह रहा अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउस सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट मोर रेडियली देन अदर इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल। कह रहा है एक झिल्ली जो कुछ पदार्थों को दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से गुजरने की अनुमति देती है, उन्हें चुनिंदा अंतर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। जो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो अलाउ करती है ठीक कुछ सब्सटेंस को, ठीक है, ये भी सही है। तीसरे पे आते हैं, कह रहा है ऑल लिविंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर परफेक्टली सेमी परमेएबल। कह रहा है जितनी लिविंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? परफेक्टली सेमी परमेएबल होती हैं। परफेक्टली से गलत, कुछ सिलेक्टिवली परमेएबल भी होती हैं, सभी सेमी परमेएबल नहीं होती हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला सही है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को मूव कराती है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो है कुछ सब्सटेंस को पास करवाती है, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पे आ जाते हैं फर्स्ट सही, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है अ शाफ्ट स्टेम प्लांट इज कट हॉरिजॉन्टली नियर द बेस ऑफ इट्स स्टेम with a sharp blade on early morning of a humid day, drops of solution ooze through cut stem. This is due to, यदि नरम तने वाला पौधा है तो उसके तने के आधार पर क्षैतिज रूप से कटाई की जाती है। तो एक नम दिन की शुरुआत में एक तेज ब्लेड के साथ कटे हुए तने के माध्यम से घोल की बूंदों से निकलता है। इसका कारण है, जनरली क्या होता है, अगर जो समय अगर नम दिन वाला समय है उसमें क्या होता है, मान लो हम आपको एक डायग्राम बता दें, यहां पे बना के बता दें, ये पौधा है, ठीक है, पौधे की रूट्स हैं और पौधे को हॉरिजॉन्टली कट किया जाता है। कैसा हॉरिजॉन्टली कट किया जाता है? अगर पौधे को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो कट करने के बाद देखते हैं कि वहां से छोटी छोटी बूंदे पानी, छोटी छोटी बूंदें ऊज आउट करके निकल आती हैं, छोटी छोटी बूंदें ऊज आउट करके निकल आती हैं। तो उसको वो किसके कारण निकल आती हैं? तो मैं बता दूं वो किसके कारण निकल आती हैं, तो रूट प्रेशर के कारण निकल के आती हैं। रूट प्रेशर के कारण, अगर ये मान लो पौधा है, ये यहां पे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा, ये इसकी रूट्स हैं, इसको अगर हम यहां से कट कर दें, इसको हम यहां से कट कर दें, तो कट करने के बाद क्या होता है, यहां से ये इसका डायग्राम बनाए तो कुछ पानी की बूंदें ऊज आउट करके निकल आती हैं। जो ये ऊज आउट करके निकल आई हैं, इनका नाम हम देंगे एक्सुडेट। क्या नाम देंगे? एक्सुडेट्स। इनका नाम देंगे एक्सुडेट्स। यहां लिख देता हूं, इनका नाम हम देंगे क्या? एक्सुडेट्स। इनका नाम देंगे एक्सुडेट्स। ये यहां छोटी छोटी बूंदें जो ऊज आउट करके निकल आई हैं, इनका नाम देंगे हम एक्सुडेट्स, ठीक है। और ये निकल के आएंगी, ये किसके कारण निकल के आएंगी? ये निकल के आएंगी रूट प्रेशर के कारण। ये रूट प्रेशर के कारण निकल के आएंगे। किसके कारण? रूट प्रेशर के कारण निकल करके। वो कौन सा रूट प्रेशर? पॉजिटिव रूट प्रेशर होगा। कैसा रूट प्रेशर होगा? पॉजिटिव रूट प्रेशर होगा, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे पहला वर्ड है गटेशन। गटेशन के बारे में बता दूं, जनरली क्या होता है, आप ठंडी के दिनों में देखते होंगे, जैसे साइनोडॉन, दूब घास, साइनोडॉन जो होती है उसमें क्या होते हैं, सुबह सुबह जब मौसम होता है तो उसमें पत्तियों के किनारों पर ओस की बूंदें अपने आप आ जाती हैं। जैसे अगर हम लोग कोई एक पत्ती बना दें, जैसे मान लो ये पत्ती बना दी, ये पत्ती बना दी, तो यहाँ पे इसके किनारों पर क्या होगा, इसके किनारों पर छोटी छोटी ओस की पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ये जो ऊज आउट देखने को मिलेगा, इसको हम लोग नाम देंगे, इसका नाम देंगे, ये है गटेशन, ये है गटेशन, ये गटेशन, ठीक है। ये गटेशन के कारण होता है और ये जो है रूट प्रेशर के कारण होता है। तो पहला अगर तने को काट दिया जाए बीच से और पानी ऊपर से छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऊज आउट करके निकल आए, तो वो किसके कारण होगा? तो वो रूट प्रेशर के कारण होगा। किसके कारण होगा? रूट प्रेशर के कारण होगा। आगे देखते हैं। और ये जो निकल करके आए, इसका नाम देंगे, ये ब्लीडिंग है। क्या नाम है? ये ब्लीडिंग है। तो ये आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर स्टेम को हम काट दें नम वाले दिनों में तो उसको वाटर ऊज आउट करके निकल आता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। किसके कारण निकल आता है? तो वो रूट प्रेशर के कारण। एक पॉजिटिव रूट प्रेशर होता है और नेगेटिव रूट प्रेशर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेस ऑन द फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। सबसे पहली बात तो यहां देखना है आपको, ये कौन सी मेम्ब्रेन है,
तो ये मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल। कौन सी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल है मतलब चीजों को सिलेक्ट करेगी तभी जाकर के दूसरे में जाएगी। पहला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक, नॉट करेक्ट पूछा है इसमें कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, करा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दिख रहा है कि ये इससे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट है। दूसरे पे आ रहे हैं मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विल टेक प्लेस मतलब विलेय का मूवमेंट ए से बी तक होगा। मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि जितना इसमें भरा है उतना इसमें भरा है, ये वाटर जितना इसमें भरा है उतना इसमें भरा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये मूवमेंट ऑफ सोल्यूट टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी मतलब ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। थर्ड पे आते देख लें प्रेजेंस ऑफ आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कह रहा है अगर प्रेजेंस ऑफ आ सेमी परमेबल इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर, इस प्रक्रिया को होने के लिए एक पूर्व निर्धारित की गई उपस्थिति आवश्यक है। बिल्कुल सही, इसका ये कह रहा है बिल्कुल सही। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती तो सॉल्वेंट मूव कर जाते। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, अगला कह रहा है द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट। बिल्कुल सही, ऑस्मोसिस में हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट और कौन सा? प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी। इसका मतलब ये भी सही है। तो क्वेश्चन पे आ गए बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? तो सेकंड नंबर इसका सही नहीं है, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड डी, पहला मतलब ए, सी एंड डी ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर, गलत तरीके से मिलान की गई जोड़ी का चयन करें। तो कह रहा है मैग्नीशियम फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, मैग्नीशियम माइटोटिक स्पिंडल को बनाता है। बताओ, मैग्नीशियम फॉर्मेशन माइटोटिक स्पिंडल गलत। मैग्नीशियम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, इसका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। किसका? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साथ ही साथ और कैरोटिनॉइड एंड न्यूक्लिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ कैरोटिनॉइड एंड न्यूक्लिक एसिड में भी काम आता है। दूसरी बात ग्रोथ भी करवाता है। क्या? ग्रोथ भी, मेटाबॉलिज्म भी। ठीक है, ग्रोथ भी काम करता है और मेटाबॉलिज्म भी। किसमें? ग्रोथ में एंड मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? नोड्यूल फॉर्मेशन इन नोड्यूल्स या लेग्यूम्स, सॉरी, नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मैग्नीशियम का कार्य देख लें, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ कैरोटिनॉइड और न्यूक्लिक एसिड में भी काम आता है, ग्रोथ भी करवाता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूम्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन भी करवाता है। आते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है पहला इसका मतलब इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब एक ही बताना, तो 3 करेक्ट होंगे। आयरन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल सही है। क्लोरीन एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल बिल्कुल सही करता है। सल्फर कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन सल्फर है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। मैग्नीशियम के हमने काम बता दिए क्या क्या काम करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये नोड्यूल क्या करता है? नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम में नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाता है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स।
बढ़िया है। निम्न में से कौन सा पौधों द्वारा फास्फोरस फॉर्म मिट्टी के अवशेषण में मदद करता है? तो जितने जीनस, मैं एक बात बताऊं, जीनस ग्लोमस, उसकी जीनस के जितने भी फंगस होंगे वो क्या करेंगे? माइकोराइजल एसोसिएशन करेंगे। किसमें किसमें? रूट में और हायर प्लांट्स में। ठीक, माइकोराइजल एसोसिएशन करेंगे रूट में, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन करेंगे रूट में और हायर प्लांट में। ठीक, करेंगे क्या? ठीक, वो सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पजेस। सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे और पौधों को पहुंचाएंगे। सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन होगा? वो होगा ग्लोमस। इसका आंसर क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस सॉइल बाय द प्लांट्स। ठीक है, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबिना। ठीक है, ये नहीं करते हैं, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। ठीक, सिम्बियोटिक तो राइजोबियम शो करता है, राइजोबियम सिम्बियोटिक एसोसिएशन तो करता है। कैसे? लेगुमिनस जितने भी प्लांट होते हैं उसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। फ्रैंकिया भी, कुछ लेगुमिनस होते हैं, कुछ नॉन लेगुमिनस प्लांट होते हैं जैसे फ्रैंकिया, ठीक, ये भी ऐसा करता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, तो ये सिर्फ ग्लोमस ही करता है। कौन करता है? ग्लोमस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है सर्टेन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स आल्सो फ्रॉम नोड्यूल्स टू फिक्स नाइट्रोजन। कुछ नॉन लेगुमिनस प्लांट हैं, ठीक है, कुछ नॉन लेगुमिनस प्लांट हैं, सर्टेन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स आल्सो फ्रॉम नोड्यूल टू फिक्स नाइट्रोजन। एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स इज। नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए कुछ गैर लेगुमिनस पौधे में भी नोड्यूल्स से ऐसे पौधों का उदाहरण है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें क्या है? एलेनस, बिल्कुल सही बात। नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एलेनस, कैजुराइना और मायरिका। ठीक, ये सब करते हैं। कौन कौन करते हैं? एलेनस, कैजुराइना, मायरिका, ये सब क्या करते हैं? नॉन लेगुमिनस प्लांट में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और ये सब हैं क्या? ये सब हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये सब क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है, एक और साथ ही साथ याद कर लो, एलेनस, कैजुराइना, मैरिटिका, और एक है, ठीक है, आलोसाइरा। ये भी एक ऐसी है कि जो क्या करता है? नॉन लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। ठीक है, ये इसमें आपका सही हो गया डी नंबर। ऑल ऑफ दीज, सभी हैं इसके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है व्हाट डज ए, बी एंड सी डिपिक्ट इन गिवन पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन के लिए दिए गए मार्ग में ए, बी और सी क्या दर्शाते हैं? ये देखो, यहां ए है, ठीक है, यहां बी है और यहां सी है। क्या दर्शाते हैं? आते हैं, देखते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस है, ये यहां से पूरा ग्लाइकोलिसिस है इतना। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनता है। फिर आगे जो भी एनारोबिक कंडीशन चलती हैं उस पर देखते हैं। ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन में है। तो ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं तो यहां क्या होता है? कौन कौन चेंज होते आते देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है? NAD, जो NAD है, ठीक है, यहां पे होता क्या है? यहां पे कंडीशन यहां पे ये आती है, बता दो, यहां पे कंडीशन ये होती है NAD+, यहां पे कंडीशन ये आती है NAD+। ठीक है, NAD+, ये क्या करता है? NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में और H+ निकलता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है, पहली कंडीशन। ठीक, सेकंड बी नंबर पे आते हैं। यहां भी जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन रहा होता है एनारोबिक कंडीशन में, तब यहां पे क्या होता है? जैसे यहां पे NAD+ किस में कन्वर्ट होता है? NADH में। ठीक है, H+ निकलता है। उसी तरह जब यहां पे आते हैं तो यहां पे क्या होता है? यहां पे NADH, ठीक, में H+,
और क्या बनाता है, NAD+ बनता है, NAD+ बनता है। ये कंडीशन बी नंबर की हो गई। ठीक है, NADH में H+ ये जुड़ता है और NAD+ बनता है। ठीक है, NAD+ बनता है, यहां पे NADH बनता है। आगे आते हैं सी नंबर पे, देखते हैं पायरुविक एसिड से जब इथेनॉल और CO2 बनता है तब यहां पे क्या होता है, सेम कंडीशन NAD और H+ से NADH+ बनता है। यहां पे भी यही कंडीशन होती है। यहां पे क्या होता है, NADH+ से क्या बनता है, NAD बनता है, NAD+ बनता है। ये आपकी कंडीशन होती है यहां पे। तो आते हैं देखते हैं, सबसे पहले ए नंबर पे क्या हुआ, NADH बना, तो ए नंबर पे क्या हुआ, NADH NAD+ है। हाँ, ये है दो ऑप्शन, सी और डी में आ गए। तो सी नंबर में देखते, ये हो गया। बी नंबर पे NADH से H+ निकला और NADH NAD+ बन गया, सही। यहां पे भी बिल्कुल वही। इसमें आते हैं, ये आते हैं सी नंबर में NAD+ H+ से NAD+, इसमें ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो ऑप्शन इसका सी नंबर सही हो गया। ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक पाथवे में कहां से कहां तक कैसे क्या होता है ये दिखाया गया है। साथ ही साथ जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ATP लगते हैं या कितने ATP निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको यहीं पे बता दूं, अगर दो मॉलिक्यूल हम ग्लूकोज के लेकर के चलते हैं, कि ग्लूकोज के यहां 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेकर के चलते हैं तो कुल मिलाकर के 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसिस होती हैं, 4 मॉलिक्यूल ATP के सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक ये भी मैं बता दूं, 4 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ाएंगे आगे तब देखना ग्लाइकोलिसिस में कहां कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल 1,3-PGA, ठीक है, 1,3-PGA और 3-PGA के बीच, मतलब 1,3-PGA और 3-PGA के बीच 2 ATP लगते हैं। ठीक है, 1,3-PGA और 3-PGA के बीच 2 ATP लगते हैं, और जो 2 ATP होते हैं वो PEP और पायरुविक एसिड के बीच लगते हैं। कहां, लास्ट स्टेज जो होती है PEP और पायरुविक एसिड के बीच 2 ATP लगते हैं। ये कुल मिलाकर के अगर 4 मॉलिक्यूल की बात हम करें तो इतने ATP लगेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल। हाँ, अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल, वैकल्पिक नाम क्या है। तो जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है, ठीक, पहली बात तो उसके 2 नाम है, उसका सिट्रिक एसिड साइकिल भी नाम है, दूसरा TCA साइकिल भी नाम है। उसका TCA साइकिल क्यों नाम है और उसका सिट्रिक एसिड क्यों नाम है। जो क्रेब्स साइकिल चलती है तो उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ट्राई कार्बोक्सिल, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया TCA साइकिल। इसलिए उसका नाम दिया गया TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होते हैं, इसलिए उसका नाम TCA साइकिल दिया गया। और दूसरी बात, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए उसका नाम सिट्रिक एसिड भी होता है। याद रखना, क्रेब्स साइकिल के जो वैकल्पिक नेम है वो TCA साइकिल भी है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो बोथ A एंड B हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, बोथ A एंड B हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है स्टडी द गिवन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड आइडेंटिफाई द एंजाइम्स। हाँ, कह रहा है एंजाइम बताना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन सा एंजाइम कहां पे लगेगा। तो कौन सा एंजाइम कहां पे लगेगा उस पे आते हैं। 9 नंबर ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन उठते हैं, क्रेब्स साइकिल से भी क्वेश्चन उठते हैं, स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम कहां पे लगता है इस पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कह रहा है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक, यहां पे कौन सा एंजाइम होगा। तो जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज लगता है। क्यों आइसोमरेज क्यों लगता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज में, ठीक, तो वो ग्लूकोज भी एक आइसोमर है और फ्रक्टोज भी एक
आइसोमर है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बन रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे लगेगा फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। दूसरे पे आते हैं, कह रहा है कि दूसरा क्या है, फास्फोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में कन्वर्ट होगा, एटीपी भी इसमें लगा है, एटीपी भी यहां से लगा है, एडीपी में कन्वर्ट हो गया है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। ठीक है, ये भी निकलता है, मैग्नीशियम लगा है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे कौन सा एंजाइम हुआ, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या लगेगा, फास्फेट भी जुड़ा है इसलिए फास्फो। ठीक है, फ्रक्टोज है फ्रक्टोज काइनेज, तो क्या होगा, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। दूसरा क्या होगा, फास्फोफ्रक्टो, पहले में लगा फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंड थर्ड सी में देखते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब कोई एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ही ऐसा एंजाइम लगेगा कि उसको कन्वर्ट कर दे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, तो वो कौन सा हो जाएगा, एल्डोलेज। ऑप्शन बिल्कुल आपके तीनों पहले ही मिल गए, पहला है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज, दूसरा है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड तीसरा है एल्डोज। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। कह रहा है दिए गए आरेख विभिन्न प्रकार संश्लेषण प्रक्रियाओं के संबंध में क्या दर्शाता है। C2 साइकिल, साइक्लिक फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, जेड स्कीम ऑफ फास्फोराइलेशन। तो जब जेड स्कीम फास्फोराइलेशन पढ़ेंगे, ठीक, तो जेड स्कीम में हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों देख लेंगे। C2 तो ये बिल्कुल है नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल मतलब 700 से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है और ये एक्सेप्टर है, और फोटो सिस्टम 1 भी काम कर रहा है, इसलिए यहां पे C2 साइकिल नहीं होगा। अब इसमें देखना है C1 साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, फोटो फास्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक। तो जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक उसको मैं बता दूं कैसे होता है, यहीं पे एक छोटा सा डायग्राम दे करके बता दूं। ये मान लो यहाँ पे फास्फोरस का 680, यहां पे ये हो गया, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां पे इसको रिसीव करेगा, यहां पे इसको रिसीव करेगा, यहां पे इसको रिसीव करेगा फियोफाइटिन, यहां पे इसको रिसीव करेगा फियोफाइटिन। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद यहां पे ETS चलेगा, पूरा ETS चलेगा, और यहां पे आ जाएगा P17, यहां पे P700, यहां पे ये होगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करेगा वो रिसीव करेगा फेरोडॉक्सिन। यहां पे कौन रिसीव करेगा, फेरोडॉक्सिन। यहां पे फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद होगा क्या, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन आया है, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन आया वो क्या करेगा, NAD पे कन्वर्ट कर देगा, किसको, NAD, ठीक है, P+ को कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADPH में, NADPH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ये आपका जो हमने बता दिए, जेड स्कीम बता दी, फोटोफॉस्फोराइलेशन बता दिया। अब देखो होता क्या है इस जेड स्कीम में, होता क्या है इस जेड स्कीम में, क्या होता है इसमें, जब यहां से इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन, ये बना, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनिन और साइटो, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ये चल रहे होते हैं तो यहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लास्टोक्विनिन और साइटोक्रोम। यहां पे प्लास्टोक्विनिन, यहां पे साइटोक्रोम, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से क्या होता है, ये आकर के यहां जुड़ जाती है फेरोडॉक्सिन से, ये साइकिल में आते, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल करके फेरोडॉक्सिन के पास आते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। और ये पूरी जो बनी ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या मेन काम क्या होता है, NADPH का बनना, मेन प्रोसेस का
फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें किसका क्या काम होता है, जो जेड स्कीम मानी इसका मेन काम होता है NADPS। तो यहाँ पे जेड स्कीम में हम लोग पूरा पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, और एक बात बता दूं, जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करता है। जो साइक्लिक प्रोसेस जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 काम करता है, और जो नॉन साइक्लिक होती है उसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों काम करते हैं। तो आते हैं हम लोग, ये हमने बता दिया आपको। आते हैं देखते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की साइक्लिक प्रोसेस है या नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। जेड स्कीम में दोनों आती है, फोटो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो ये देखते हैं, साइक्लिक तो है नहीं, ये कैसे, ये देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, ATS में पूरा इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। कैसी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस। बिल्कुल सही। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि करा फोटो सिस्टम सेकेंड, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बी क्या होगा ETS, फिर देखो मैं बना दूं आपको, यहां पे हमको बनाना पड़ेगा। तो जनरली मैं ऐसे ही बता दूं, यहां पे छोटा सा स्ट्रक्चर दे करके बता दूं, ठीक है। ये है मान लो आपका P700, यहाँ पे P700, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फियोफाइसिन था, ठीक है, फियोफाइटिन था, यहाँ पे फियोफाइटिन था। ये यहाँ से ETS चला, यह P700 आया, 680 था, यहाँ पे 700 आया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कौन, फेरोडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया किसमें, NAD, किसमें कन्वर्ट होगा, NADPH में। Na जो D प्लस था, NAD+ किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH में कन्वर्ट हो गया। ये पूरी थी। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए थे, ठीक। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई थी और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो मैं बता दूं कि इसमें होता क्या है, पूछा गया है कि फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम जो सेकेंड होता है, फोटो सिस्टम ये फर्स्ट हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, ठीक है। और यहां फोटो सिस्टम सेकेंड, ये आते हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो सेकेंड पे देखते हैं, ये सेकंड हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड हो गया। तो कह रहा है फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, तो जब यहां से यहां तक, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फिर बी से ये ए हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, क्या कहलाएगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ETS, ये पूरा ETS चल रहा है, ये मतलब बी क्या कहलाएगा। फिर कह रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये C क्या कहलाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADPH, ये D क्या कहलाएगा। ये चार आपको बताने हैं। तो आते हैं देखते हैं, जब ये है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा, अपहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट। एंड ये डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आ रहा, तो ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। A अपहिल हो गया, B डाउनहिल हो गया, C फिर अपहिल हो गया, एंड D फिर डाउनहिल हो गया। तो आते हैं देखते हैं, A अपहिल है, B डाउनहिल है, ठीक है, B कैसा है, डाउनहिल है, पूरा ETS 1 तक, ठीक है, ETS 1 तक। B डाउनहिल है, C कैसा है, अपहिल है, एंड D डाउनहिल है। तो आते हैं, आपने समझ लिया पूरा, ठीक है। आंसर पे आते हैं, देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसका जो आंसर है वो है A अपहिल है, B डाउनहिल है, B डाउनहिल है, C अपहिल है, D डाउनहिल है। तो आंसर पे आते हैं, A अपहिल है, B डाउनहिल है, C फिर अपहिल है, D डाउनहिल, मतलब A ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर कैसा था, 11 था। अब आते हैं 12 पे। कह रहा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद 12 आ गया, 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। उसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, वाटर की पानी का विभाजन किसके साथ जुड़ा है, फोटो सिस्टम 1 के साथ, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड के साथ, बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड, उसके बाद इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो थैलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे होती है।
थैलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे होती है वाटर की स्प्लिटिंग, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहां से ऑक्सीजन भी निकलती है, वही इलेक्ट्रॉन जाकर के आगे ईटीएस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बता दूं मैं कैसे होता है। जो लाइट रिएक्शन होती हैं वो थाइलाकॉइड के अंदर चलती हैं, थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर चलती हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लो ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है, 4H+ बनते हैं, साथ ही साथ 4OH- बनते हैं। फिर होता क्या है, 4H+ जो टूटे, यहाँ पे दिखा दी 4H+ जो टूटे इनर मेम्ब्रेन पे, ये किसमें टूटेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ ही साथ 4 प्रोटॉन निकलेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलेगी जो बाहर निकल जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन जाके एक्टिव करेंगे उसको। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद किसके साथ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो किसके, इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस होगी वहीं पे ये प्रोसेस चलेगी। तो आते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, डी नंबर, इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, करा मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 4 तरह की चीजें जान पाएंगे। नेचुरल ऑक्सीजन क्या होती है, सिंथेटिक ऑक्सीजन, और ठीक है चावल का जो बेकन रूल होता है, सॉरी बेकन डिसीज होती है, बेकने डिसीज होती है वो, और नेचुरल साइटोकाइनिन। ठीक है, तो देखते हैं पहले नेचुरल ऑक्सीजन जो है, नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है वो क्या है। नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो है आपकी IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, अगले पे आते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। पहला नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटिक एसिड हो गई, देन सिंथेटिक एसिड जो हो गया वो होता है NaA, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, अल्फा बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। एंड देन आते हैं कौन सी, बेकने डिसीज ऑफ राइस। जो बेकने डिसीज ऑफ राइस होती है, ठीक है, वो काइनेटिन के कारण होती है। राइस की जो बेकने डिसीज होती है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन, ये इसका हमने इसमें लगा दिया सिंथेटिक एसिड, ये फर्स्ट का हो गया, ये हो गया थर्ड, और जो बेकने डिसीज ऑफ राइस होती है ये होती है काइनेटिन के कारण। देन नेचुरल साइटोकाइनिन जो होता है, जो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है वो G18 होता है। क्या होता है, G18 होता है। आपके चारों ऑप्शन आ गए, तो पहले देख लेते हैं, फर्स्ट का है थर्ड, फर्स्ट का है थर्ड, ठीक है, फिर सेकंड का है फर्स्ट, बिल्कुल सही, बी का है थर्ड, बी का है फर्स्ट, ठीक है, फिर सी का है फोर्थ, सॉरी जिब्रेलिक एसिड होता है, इसमें जो है जिब्रेलिक एसिड होता है, ये काइनेटिन नहीं होता है। जो बेकने डिसीज ऑफ राइस होता है ये जिब्रेलिक एसिड होता है, ठीक है, सी का फोर्थ है, एंड डी का कौन सा है, 2 नंबर है, ठीक है, काइनेटिन नहीं है। तो आते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज काज्ड इन प्लांट बाय द जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड पौधों में निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रभाव के कारण होता है। तो देखते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकली टॉल प्लांट्स, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, येलोइंग ऑफ यंग लीफ। तो मैं बता दूं, इसमें जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो जितने भी जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट होता है उसमें इलांगेशन का काम करता है, इलांगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट। तो इसका मतलब जिब्रेलिक एसिड का जो काम हो गया वो हो गया इलांगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट। इसका बी ऑप्शन सही हो गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट मतलब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, हार्मोन्स एक्स डज द फॉलोइंग फंक्शन। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसके ये फंक्शन है, कह रहा इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, बीज निद्रा को दर्शाता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, प्रिपेयर्स प्लांट्स टू कोप विद स्ट्रेस, तनाव से निपटने के लिए पौधों को तैयार करता है। अगला है स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के बंद होने को उत्तेजित करता है। उस हार्मोन्स का नाम बताना है किसके ये फंक्शन है। तो मैं बता दूं वो हार्मोन्स कौन सा है, वो हार्मोन्स है ABA। क्या है, ABA, कौन सा, ABA। तो ये क्या करता है,
सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके यूनिट 4 से 15 क्वेश्चन थे, यूनिट 4 से 15 क्वेश्चन थे। आप इसी तरह बने रहिए, आपको हर एक यूनिट से 15 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप अच्छे से चीजों को सीखेंगे और नीट को क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।